गुपकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है जिसमें उस दलाल को चैलेंज किया गया जिनकी बुनियाद पर दफा 370 को खत्म किया गया है। गुपकार का कहना है कि वो इस व्हाइट पेपर को मुल्क के सियासी लीडरों के सामने रखेंगे और मरकजी हुकूमत के जरिए जो वहम पैदा किया गया है इसका मुकाबला करेंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए गुपकार के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ दफा 370 का खात्मा किया है बल्कि जम्मू कश्मीर की मईशत को भी तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौकरियों और सरमायाकारी पर झूठ बोल रही है। ये 370 है जिससे ये रिश्ता बना, और अगर सेपरेटिज्म अगर कहीं पर एलिनेशन पैदा हुई वो इस वजह से पैदा हुई बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ दोज प्रॉमिसेस। दो वादे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के दायरे के अंदर किए गए थे जम्मू कश्मीर के अवाम में, हमने वो डिटेल्ड आउट किया है। और अब जो इस सरकार ने किया है 370, इससे न सिर्फ ये कि नाराजगी पैदा होगी बल्कि इतना गुस्सा बन रहा है। अलग सवाल है, आज कुछ लोग इनके दरबार में जाएंगे, मजबूर है लोग इस दरबार के साथ थानेदार साहब के सामने जाने के लिए। हमें कोई गिला नहीं, लेकिन गलतफहमी में है। जब कभी नाराजगी फूट पड़ती है, साला बन जाता है, तो तिनकों का सहारा किसी को मिले वो होता नहीं। जो जॉब का सवाल है, करप्शन का सवाल है, अभी कह रहे थे हमारे दोस्त, अरे कहाँ देखा था आपने कि कोई नौजवान मरे उसकी लाश उसके वालिदैन को ना मिले? ये आज तक इट इज अनप्रेसिडेंटेड। कब्रिस्तान के साथ भी आपका झगड़ा, लाश के साथ भी आपका झगड़ा। ये सब बातें हमने इसमें दर्ज की है कि जो ये नया कश्मीर का नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं, ये नया कश्मीर नहीं बल्कि जो भी कश्मीर है उसको तबाह करने का एजेंडा। You see, these are cosmetic changes. Does it really change the whole concept of this? I think the Delimitation Commission basically has worked in favor of BJP, thinking that they could have maximum numbers of seats in the assembly, so that they will be able to pass the resolution in the assembly that what they did on the 5th of August has been accepted by the assembly of Jammu and Kashmir, and therefore if it goes to the Supreme Court again, and I am sure Government of India will take it then to Supreme Court, and they will say, well, final, it is all done. That is what their aim is. Well, we'll fight the election, there's no doubt. We're not going to run away from it. हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे की तजवीज में तब्दीलियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए गुपकार के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तब्दीलियों को कॉस्मेटिक तब्दीलियां करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जब पूछा गया कि क्या गुपकार मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसका फैसला बाद में किया जाएगा। Well, we'll fight the election, there's no doubt. We're not going to run away from it. But these are things which pain us. Together in the election. Look, you are already jumping miles forward. Let us first see when the election will come. We'll sit down and then we will see how we can get on, because there will be many others who will join us at that time. रुकने पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नेटो के बारे में रूस का मौक़िफ़ जायज़ है। यूक्रेन में जंग और भारत की पोजीशन पर सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अमेरिका क्यूबा में मिसाइल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकता तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि रूस के बॉर्डर पर नेटो हो और रूस कोई रद्दअमल जाहिर न करे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया गया है और दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि ये जंग सब पर असरअंदाज होने वाली है। Russia has also its own claim. They don't want NATO around them because they think that it affects their sovereignty. So it's for the world to realize their problem also. As I think the president of Russia has said, how would America feel if missiles are put as before in Cuba? What I would say, what Government of India, if I had to be there, I would have said that what has been done, both sides, NATO should have also
not come into it, Russia would not have moved in. It is because of fear that Russia had of NATO's developments in that state, which was going to be damaging to them, they took this action. I think all sides should have realized this. They didn't realize this. They thought, oh, they'll be able to do something. Today, look at that president of Ukraine. What did he say? He said, I'm alone. There's nobody with me. People, you and I are alone. Indian government has to think of its own self. How India will be able to survive in this situation. As you see, the foreign minister of India is trying his best to see something emerge. But India doesn't have that capacity to really pull these people apart. Secondly, the finance minister's recent statement, that it is going to adversely affect our economy. Yes, our development will fall of the country itself. We know this is something we should have all realized. The world should have realized that this is something which is going to affect everyone. It's going to affect Europe. असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की असरनो हदबंदी के लिए कायम हदबंदी कमीशन ने कुछ नई सिफारिशात पेश की हैं। ताहम इन नई सिफारिशात के बाद भी जम्मू कश्मीर में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अपोजिशन पार्टियां हदबंदी कमीशन और बीजेपी पर बदस्तूर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी कमीशन की नई सिफारिशात से मुतमईन दिखाई दे रही है। पेश है रिपोर्ट। चंद रोज पहले जब हदबंदी कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो जम्मू कश्मीर में एक सियासी तूफान देखने को मिला, क्योंकि बेशतर अपोजिशन पार्टियां हदबंदी कमीशन की इस रिपोर्ट पर नाराज दिखाई दी। यहां तक कि बीजेपी ने भी खुलेआम इस रिपोर्ट की कुछ सिफारिशात पर एतराज जाहिर किया था। अब दोबारा हदबंदी कमीशन ने नई सिफारिशात पेश की हैं, जो कि 5 एसोसिएट मेंबरान के सामने रखी गई हैं। कुछ नई सिफारिशात ये हैं। पुंछ असेंबली हलके को दोबारा आम जुमरे की सीट में रखा गया है, जबकि राजौरी हलके को रिजर्व जुमरे में रखने की सिफारिश पेश की गई है। जम्मू के सुचेतगढ़ असेंबली हलके को पहले जहां खत्म ही कर दिया गया था, वहीं अब इसे दोबारा असेंबली हलका बहाल करने की सिफारिश पेश की गई है। लेकिन इस हलके को दर्ज फहरिस्तात के लिए रिजर्व किया गया है। श्रीनगर के हबाकदल असेंबली हलके को दोबारा बहाल करने की सिफारिश की गई है और किश्तवाड़ के मुगल मैदान असेंबली हलके को दोबारा पुराना अंद्रवाल हलका नाम देने की सिफारिश की गई है। कमीशन ने कई असेंबली हलकों की हदबंदी की अपनी पहली सिफारिश को बदलकर दोबारा उनके हुदूद में बदलाव की सिफारिश पेश की है। आरएसपुरा असेंबली हलके को जम्मू साउथ के साथ जोड़ने की सिफारिश की गई है, जबकि कोर्ट सर्किल को जम्मू नॉर्थ के साथ मिलाने की सिफारिश पेश की गई है। संगदान इलाके को बानेहाल असेंबली हलके के साथ जोड़ने की भी सिफारिश की गई है। इन नई तजावीज पर भी अपोजिशन पार्टियां मुतमईन नहीं दिखाई दे रही हैं। I think the Delimitation Commission basically has worked in favor of BJP, thinking that they could have maximum numbers of seats in the assembly, so that they will be able to pass the resolution in the assembly that what they did on the 5th of August has been accepted by the assembly of Jammu and Kashmir, and therefore if it goes to the Supreme Court again, and I am sure Government of India will take it then to Supreme Court, and they will say, well, final, it is all done. That is what their aim is. उन्होंने जो किया था वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन हमने जो दिए हैं बाकी, हम तो कहते हैं वो भी, क्योंकि पब्लिक की जो डिमांड जो है, हमारी जो ऑब्जेक्शंस जो दिए हुए हैं, हमने बड़ा कैलकुलेटेड देख के किए हैं, क्योंकि उसमें जो खामियाँ थी हमने वो पॉइंट आउट किए हैं। हम तो चाहते हैं कि वो पूरे के पूरे हमारे ऑब्जेक्शन जो हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन वाली अभी तो बात है नहीं अभी, फिर क्योंकि 4 मार्च तक का उन्होंने टाइम दिया है। अभी हमारी जो MP साहिबान है वो देखेंगे उसमें, और जो ऑब्जेक्शन होंगे
वो दोबारा उनको फाइल करेंगे। अगर उन्होंने इस बारीकी से ज़मीनी सतह पर इसका सर्वे किया होता तो ये नौबत नहीं आनी। अभी भी ये इस पर अमेंडमेंट करेंगे जब लोगों के सामने पूरा ड्राफ्ट आएगा, लोग असमंजस स्थिति में यहाँ पे हैं, लोगों के साथ इंसाफ हो, हम तो ये गुहार लगाते हैं। ये बीजेपी का इंटरेस्ट बाज करने की पहले शोर मचाओ, फिर वो खुद ही सॉल्व करें, खुद ही अपोजिशन का रोल भी अदा करते हैं, खुद भी रूलिंग का भी रोल अदा करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब समझ चुकी है, उनका पूरा मन है कि हमें स्टेट वापस दे दो, फिर असेंबली का चुनाव करो। आप डरते क्यों हो भाजपा वाले? डिलिमिटेशन कमीशन की आड़ में डरते क्यों हो? कमीशन ने बीजेपी की कुछ तजावीज को तो माना, लेकिन कई तजावीज को दरकिनार किया गया है। बीजेपी की तरफ से शोपियां इलाके को अनंतनाग पुंछ पार्लिमानी हल्के के साथ जोड़ने की तजवीज पर कमीशन ने कोई गौर नहीं किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लीडरान कमीशन की नई सिफारिशात से मुतमईन हैं। और लोगों की जो इच्छाएं थी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदलना, कुछ एरियाज़ का, उसमें द्वारा री एक्सरसाइज करके उन्होंने इसको ठीक किया। एनसी ने जिस प्रकार से लोगों को 2026 तक एक इस प्रकार का कानून बना दिया था कि डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, ये लोगों के साथ जाती थी। और पहले भी अगर सही मायने में सोचें तो गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी 2 लाख की हो और उधर 16,000 20,000 इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, ये निश्चय ही हमारे साथ अन्याय था। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि हदबंदी के इस काम को किसी जल्दबाजी के बगैर लोगों और सियासी लीडरान के साथ मशवरा करने के बाद ही मुकम्मल किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई तनाज़ा खड़ा न हो। नए रिपोर्ट्स में उन्होंने चेंज ओवर किया है, मगर मुझे लगता है कि ब्रॉडर एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड मोर ऑन पॉपुलेशन एंड जियोग्राफी होनी चाहिए। जैसे टेरेन जैसा आपने कश्मीर वाला एरिया जो अनंतनाग की सीट है, पार्लियामेंट सीट, उसको राजौरी पुंछ के साथ जोड़ दिया। ठीक है, पॉपुलेशन और एरिया को मद्देनजर रखें, लेकिन आप जो पीर पंचाल का एक पूरा जो खित्ता है, मतलब पीर पंचाल का जो पूरा डिवाइड करता है जो कश्मीर वैली को जम्मू रीजन के साथ, मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग ए न्यू काइंड ऑफ जियोग्राफीज। कमीशन ने इन मेंबरान को 4 मार्च तक इन सिफारिशात पर अपना रद्दअमल जाहिर करने को कहा है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां इस नई रिपोर्ट से भी मुतमईन नहीं दिखाई दे रही हैं, उससे लगता है कि आगे भी ये मामला मौजूए बहस बना रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर अनंतनाग व साबिक रुकन असम्बली अल्ताफ अहमद कुल्लू ने कहा कि हदबंदी से जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासत पर हरगिज असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को ही जम्मू कश्मीर का फैसला करना होगा। पहलगाम में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद अल्ताफ कुल्लू ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा एडवोकेट रियाज खान, पीरजादा, मुशर्रफ, मोहम्मद यूसुफ गोरसी व दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। BDC चेयरमैन दक्षिणपुरा बशीर अहमद पठान व दीगर सियासी कारकुनों ने इस मौके पर NC में शमूलियत इख्तियार कर ली। अल्ताफ कुल्लू ने कारकुनों को पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी सतह पर काम करने की तलकीन की। आपको ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन को हम वी टोटली रिजेक्ट दिस डिलिमिटेशन कमीशन। अब आप ये कहते हैं कि असरअंदाज नहीं हो सकता, क्यों होगा? किस बात को लेके? फैसला लोगों को करना है, तो इंशाल्लाह रहमान मैंने उस बात का जवाब दिया। लोग वक्त आने पे फैसला करेंगे कि यहाँ के लोगों को, इनको यूपी में वोट नहीं डालना है, यहाँ के लोगों को जम्मू कश्मीर में ही वोट डालना है। इंशाल्लाह रहमान वो यहाँ अपना फैसला खुद करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टेलीविजन की मारूफ शख्सियत और मुसन्निफ ज़ीशान फाजिल का जुमे की शाम श्रीनगर में इंतकाल हो गया। बीती शब ही ज़ीशान फाजिल की नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई। ज़ीशान फाजिल ने नुमाया अदबी खदमात अंजाम दी। मुख्तलिफ गोशों से ज़ीशान फाजिल की मौत पर दुख का इजहार किया गया। और भाई एक नजर डालते हैं ज़ीशान फाजिल की जिंदगी पर। टेलीविजन की मारूफ शख्सियत और कलमकार ज़ीशान फाजिल 1952 में श्रीनगर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम वादी में हासिल की और कश्मीर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA किया। उनके वालिद फाजिल कश्मीरी एक मारूफ शायर थे। ज़ीशान फाजिल तालिब इल्मी के ज़माने से ही रेडियो से मुंसलिक हो गए और बाद में
वो दूरदर्शन श्रीनगर से वापस हुए। उन्होंने दूरदर्शन के मुख्तलिफ केंद्रों में अपनी खिदमत अंजाम दी। अपने करियर के इब्तिदाई दौर में उन्होंने कश्मीरी और हिंदुस्तानी जबानों में कुछ इख्तिराई और दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें खूब मकबूलियत हासिल हुई। ज़ीशान फाजिल ने कई मशहूर दस्तावेजी फिल्में भी बनाई। मुलाजमत से सुपुर्दोश होने के बाद ज़ीशान फाजिल अदबी कामों में सरगर्म रहे। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें तहरीर की। ज़ीशान फाजिल को उनकी खिदमत के एतराफ में कई बावकार अवार्ड से भी नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ज़ीशान फाजिल की मौत पर मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों और शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। ज़ीशान फाजिल की इल्मी और अदबी काविशों को याद किया गया। शोबे नशरियात के सिलसिले में एक नई ऊंचाई की निशानदेही करती है। ज़ीशान साहब जहां भी गए, कश्मीर से बाहर, खा कर्नाटक में चले गए, खा मुंबई में या किसी और स्टेशन पर, उन्हें आज भी वहां याद किया जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने काम से काम रखते थे। जब हम नजर दौड़ाते हैं तो आजकल के दौर में अदब और सकाफत के हवाले से ज़ीशान साहब की बहुत जरूरत है। अफसोस, अल्लाह को ये मंजूर न था। अब हम अल्लाह से सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविजन में, राइटिंग में, और उसके बगैर बहुत ही अच्छे मिलनसार थे। दोस्त बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे, बहुत हेल्प करते थे हर एक की। लेकिन मौत अटल है, जाना सबको है। मैं इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूं कि फाजिल साहब, अल्लाह ताला आपको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, और आपके घर में जितने भी फर्द हैं, आपके बेटे हैं, भाई हैं, बेटी है, उन सबको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। काम वो सलीके से करते थे, ऑर्गेनाइज अंदाज में करते थे। जो कुछ करना होता था उसमें सलीका लगता था कि ये ज़ीशान का प्रोडक्शन है। एक छाप जो उन्होंने डाली है अपने प्रोडक्शन के जरिए अपने व्यूअर्स के जहनों पर, वो छाप हमेशा याद रहेगी। और ज़ीशान हमारी आंखों से दूर हो सकता है, दिलों से दूर नहीं हो सकता। और फिर हम जैसे बूढ़े लोग जिन्होंने उसको बचपन से देखा था, हम उसको क्या भूलेंगे। हम तो अल्लाह से कोई शिकायत तो खुदा से हो नहीं सकती, मगर ये गिला जरूर है कि साहब हम बूढ़ों को तवील उम्र की हिदायत तो आप करते हैं, लेकिन ये सजा बन जाती है जब अपने से कोई छोटा हमसे जुदा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास मातम करने का सलीका भी नहीं होता। अल्लाह ताला ज़ीशान को जवार रहमत में बना दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक एस ब्रॉडकास्टर थे और उनके प्रोग्राम आज भी दूरदर्शन के सबसे अवलीन प्रोग्रामों में शुमार किए जाते हैं। और उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन अदीब भी थे, कलमकार थे और राइटर थे, और कभी भी उन्होंने अपने कलम पर जमूद आने नहीं दिया। हमारी बदकिस्मती है कि वो इतनी जल्दी हमसे दूर चले गए, और उनके जाने से हमारे अदबी और सकाफती फील्ड में जो खुला पैदा हुआ वो पुर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। मौत ने किसी को बख्शा नहीं है। दुनिया ऐसी ही चलती है, लेकिन एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, खला पैदा हो जाता है जो भरा नहीं जाता। और फाजिल साहब का जाना एक ऐसा वैक्यूम है जो सदा रहेगा, हमेशा रहेगा। फाजिल साहब अब हमारे दिल के करीब हो, हमेशा दिल के करीब ही रहोगे। मेरी तो महाप्रभु से यही दुआ है कि आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से
और इंजीनियर्स की वसातत से ऐसे ऐसे इफेक्ट्स पैदा किए जो उस वक्त मुमकिन नहीं था। मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और जहाँ जहाँ भी उन्होंने सर्विस की, खासकर त्रिवेंद्रम, जालंधर, दिल्ली और रांची, और अपना लोहा मनवाया और नाम कमाया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने शराब की दुकानों को खोलने के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। श्रीनगर में आज मजलिस के खुसूसी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उलमा ने नशाखोरी, खवातीन पर तशद्दुद जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने जामा मस्जिद को मुसलसल बंद रखने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। दारुल उलूम रहीमिया के मौलाना रहमतुल्लाह ने सवाल किया कि अगर एक तरफ सरकार नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ शराब के लाइसेंस क्यों जारी किए जा रहे हैं। वो नशा नहीं मानते, हमारे यहाँ तो वो सबसे बड़ी लानत मानी जाती है। इस्लाम में उसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़। शराब पीता है शौहर तो बीवी की मारपीट भी करेगा, शराब पिएगा तो वो रास्ते में किसी को छुरा भी मार देगा, किसी की जेब भी काट लेगा। तो उन सब मर्जों का तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी बुनियाद है उसको यहाँ ला रहे हैं। इस पर पूरी जमात ने तशवीश का इजहार। हमारी नज़रों में जब हजरत बल जैसी मुक़द्दस जगह जहाँ जामा मस्जिद से ज़्यादा बड़ा मजमा होता है, जब उसको खोलने में कोई रुकावट नहीं, खानकाए मोहल्ला हमारी सबसे मरकजी है, जब वहाँ कोई परेशानी नहीं, दायरे शरीफ में जब कोई रुकावट नहीं, तो क्या वजह है? ये तो कल्ब है हमारी मस्जिदों का। जामा मस्जिद श्रीनगर बहुत अहम हैसियत रखती है। मिराजुन नबी की तक़रीबात में उनके मानने वालों को उनको दीन की बात बताने में क्या शिकायत है, नमाज की इमामत में उनसे क्या शिकायत है, ये हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत पुरजोर हम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम जामा मस्जिद को फ़ौरन खोल देना चाहिए और उसके बाद मीर वाइस साहब को वहाँ अपना फ़र्ज़ मनसबी जो उनका कई नस्लों से, ख़ानदानी पुश्तों से ख़ानदानी फरीज़ा है, उसको अदा करने की इजाज़त देनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बहुत से हिंदुस्तानी तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कठुआ के वार्ड नंबर 17 के रहने वाले अनिरुद्ध चौहान भी इनमें से एक हैं। अनिरुद्ध के वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि जल्द से जल्द सभी हिंदुस्तानियों को बहिफाजत मुल्क वापस लाया जाए। ज़्यादा वहाँ फायरिंग हो रही है, बम्बार्डमेंट हो रही है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। सारे ग्रोसरी शॉप्स वगैरह उन्होंने उड़ा दिए हैं, वो सारे उन्होंने डैमेज कर दिए हैं। एयरपोर्ट वगैरह तो खैर पहले ही उन्होंने वो सब ख़त्म कर दिया था। हम तो अपनी गवर्नमेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे सभी वहाँ फंसे हुए भारतीय कैंडिडेट्स, बच्चे जो भी हैं वहाँ पे, खासकर स्टूडेंट्स जिनके पास तो कोई ऐसा इंतज़ाम भी नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। इसको देखते हुए हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं वो जल्दी से जल्दी बच्चों की इवैक्यूएशन के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप्स लें। बच्चों को वहाँ से लाने के लिए तो मैं अपनी स्टेट जो JNK की स्टेट के हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ LG हैं, उनसे और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो खुद सेंटर में बैठे हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे JNK के जितने बच्चे हैं उनको वापस ले जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम लगाया कि सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। जम्मू में पार्टी कन्वेंशन के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा कि 370 की मनसूखी करते वक्त बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के जो बुलंद बांग दावे किए थे वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार कश्मीरी माइग्रेंटों, पाक रिफ्यूजियों और आम लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही। इससे पहले रमन भल्ला ने एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत करने और लोगों के मसाइल को हल करने में जुट जाए। आप हर एक चीज़ को देखिए, देखो रिफ्यूजी का बहुत बड़ा इशू है, उनको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने सीटें बढ़ाई। आज वो कहाँ पे है? हर एक जगह पे कश्मीरी माइग्रेंट की पैकेज में भी ज़्यादा नौकरियों का इजाफा ये लोग नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में जम्मू टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये लोग नहीं बना पाए। नौजवानों का रोज़गार ये छीन गए और 2000 अभी स्कूल बंद किए, उससे पहले 1300 स्कूल बंद। जब बच्चे जो कौम का सरमाया है, जब उनका भविष्य ये बंद अंधकार में डाल सकते हैं, तो हम लोगों ने तो 2 स्टेप में मदद की थी, स्कूल खोले थे।
हर जगह पे 1 किलोमीटर के अंदर। आज वो कई चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ये टीवी में हीरो दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब राशन डिपो में राशन लेने के लिए जाओ, ये तो माइनस हीरो दिखाई देते हैं, क्योंकि गरीब आवाम को तो राशन डिपो से ही राशन लेना है। जब उन लोगों को आप राशन नहीं दे सकते, स्कीमें बड़ी बड़ी बनाते हो, तो सरकार ज़मीन पे है कहाँ पे, प्रशासन कहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी लोगों की नहीं रही। आप बताओ, ये अगर सांसद झूठ बोलता है पार्लियामेंट में भी हमने मेट्रो चला दी, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो ये झूठ का पलंदा यहाँ पे कटा। ये मैं नहीं कहता, जितेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि हमारे भाजपा के लोग झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर की खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। सादिया ने 22 से 28 फरवरी तक मॉस्को में मुनक्किद हो रही चैंपियनशिप में रूसी खिलाड़ी को शिकस्त दी। सादिया जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में भी 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। जम्मू कश्मीर वुशु एसोसिएशन के सदर विजय सराफ ने ओहदेदारों के साथ सादिया तारिक को इस कारनामे पर मुबारकबाद दी। नेशनल चीफ कोच कुलदीप हांडू ने भी सादिया को चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल के लिए मुबारकबाद दी। सादिया तारिक को तहे दिल से बधाई दे रहा हूं कि उसने आज पूरे देश का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। हाल ही में हो रही है मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप, जो 22 से लेकर 28 फरवरी तक हो रही है, उसमें आज गोल्ड मेडल आ गया। जूनियर कैटेगरी 48 kg में उसने रशियन काउंटर पार्ट जो था उसको हरा दिया, 2 राउंड्स इजीली हरा दिया उसने, और उसने प्रूव कर दिया कि शी इज़ द बेस्ट। वो लगातार 2 साल से जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल दे रही थी, और उसका आज वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो उसकी सिलेक्शन की थी ऑन द बेसिस ऑफ पास परफॉर्मेंस, उसका जो कंपटीशन मिला फर्स्ट टाइम था फॉर एन एक्सपोजर, तो उसमें उसने प्रूव कर दिया कि शी इज़ द बेस्ट और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द यूथ एशियन गेम्स जो दिसंबर 22 में हो रही है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो वहाँ पर जाएगी और खेलेगी और वहाँ पर अपना देश के लिए मेडल जीतेगी। 2022 के सरमाई बीजिंग ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके टंगमर्ग के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान वतन वापस लौटे हैं। वतन वापसी पर फौज ने आरिफ खान को तहनीत पेश की। इस सिलसिले में हैदरबेग पटन में कायम फौज के 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें आरिफ का इस्तकबाल करके उनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलूक दास ने आरिफ खान को तहनीत पेश की। इस मौके पर फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आरिफ खान ने 2022 के सरमाई ओलंपिक्स में मर्दों के स्लालम इवेंट का इख्तिताम DNF यानी डिड नॉट फिनिश के साथ किया। आरिफ खान जेंट स्लालम इवेंट में 45वें नंबर पर रहे। स्लालम में 61 ममालिक के 88 खिलाड़ियों के मैदान में मुकाबला करते हुए आरिफ खान रन 1 की इब्तदाई फहरिस्त में 79वें स्कीयर थे। आरिफ खान ने अपने रन का अच्छा आगाज किया। आरिफ खान ने पहला इंटरमीडिएट 14.40 और दूसरा 34.41 सेकंड में मुकम्मल किया। आरिफ खान के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स 2022 के मुकाबले में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले आरिफ मोहम्मद खान वतन वापस लौटे हैं। फौज की 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में आरिफ खान को फेलिसिटेट किया गया है, तहनीत पेश किया गया, और इस सिलसिले में यहाँ पे आरिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आरिफ खान से सीधे तौर पे हम बात करेंगे। आरिफ खान, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और सबसे पहले मुबारकबाद है, आपने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। तो सबसे पहला ये सवाल है, आप गुलमर्ग से बीजिंग पहुँचे तो क्या एक्सपीरियंस रही, और 61 ममालिक के खिलाड़ियों के साथ आपने मुकाबला किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रही? नहीं, एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, क्योंकि जिस मुकाम पे आप खेलते हैं उसके लिए तैयारी कैसे करनी है और उसके लिए अपने आप को किस तरह की लेवल की ट्रेनिंग लेनी है, तो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। द अदर एक्सपीरियंस वाज कि जो प्रिपरेशंस वहाँ की गई थी इवेंट्स को लेके, जैसे स्लोप्स है या और भी फैसिलिटीज़ है, उस ट्रैक पे कैसे स्की करना है, कैसे उस पर फिनिश करना है एक रेस को, वो बड़ा एक अच्छी एक्सपीरियंस है। अच्छा, फर्दर आपका प्लान क्या रहेगा, क्योंकि अब 2026 में भी ओलंपिक्स होने वाला है, तो उस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी रहेंगी ताकि आप गोल्ड मेडल हासिल करेंगे और जो खिलाड़ी वहाँ पे थे उनके साथ कम्पीट करेंगे? फर्दर क्लियर है कि मैं 2026 ओलंपिक्स के लिए अब तैयारी करूँगा, कि उसके बीच में हमारे एशियन विंटर गेम्स भी आते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी आते हैं और भी बाकी सब इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स आते हैं, उसके लिए मैं तैयारी करूंगा। डेफिनेटली मैं देखूंगा कि मैं यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा रहूं इस टाइम पे, ताकि मेरी परफॉर्मेंस जो आगे ओलंपिक्स में आ जाए वो कहीं बेहतर ज़्यादा आए और हम मेडल कंटेंडर्स में शुमार हो जाएँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, गुलमर्ग के स्लोप्स है और वहाँ पर आपने स्लोप्स देखे हैं, कितनी डिफरेंस आपको लगी है और किस तरह को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के नौजवान जो है वो स्कीइंग में आगे बढ़े?
नहीं, ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था वो तो पहाड़ों को काट काट के किया गया था। अगर हम उसको कंपेयर करें यहाँ से, यहाँ तो बिल्कुल इजी है तैयार करना, कि यहाँ आपको मिनिमम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं। गुलमर्ग में इतना पोटेंशियल है कि आप इसको तैयार करके आपको वर्ल्ड में पहचान बना दें ईजीली। तो जो ज़रूरत करने की है कि जो जिससे हमारा यूथ, जिससे हमारे स्पोर्ट्समैन एथलीट्स ट्रेनिंग्स के लिए या और भी फैसिलिटीज़ के लिए उनको यहाँ प्रोवाइड करना हो, तो मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल में तक हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी बना सकते हैं। तो अगर हम फ़ौज की बात करेंगे, फ़ौज भी काफ़ी हद तक यहाँ पे नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब कर रही है। आपको भी यहाँ पे आज तहनीत पेश की गई है, तो उस हवाले से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, खासकर स्पोर्ट्स सेक्टर में। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स सेक्टर में देखोगे कि आर्मी हमेशा से इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी फील्ड है। हमारे साथ इनका इन्वॉल्वमेंट गुलमर्ग में है, खासकर कि गुलमर्ग में इनकी बेस्ट फैसिलिटीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करके आए हैं या वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं हम। तो डेफिनेटली कि आर्मी हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर फेडरेशन एज वेल एज द स्पोर्ट्स सेक्टर। और आरिफ खान का कहना है कि 2026 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए वो तैयारी करेंगे और काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि उस दौरान वो मुल्क के लिए मेडल हासिल करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद, पटन। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के उस पार दहशतगर्दों और पाकिस्तानी फौज के नतीजे में LOC पलनवाला के साथ नए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फौज को हाईटेक गैर मुल्की हथियारों से लैस किया जा रहा है। फौज ने भी सरहद पार से आने वाले नए चैलेंज से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रशिया और यूक्रेन के जो आपसी लड़ाई है उसके बाद अब भारतीय सेना भी तत्पर तैयार हो गई है कि पता नहीं कब ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उनको भी तैयार रहना पड़े। तो ठीक उसी तरह से हम इस समय अखनूर के LOC पर हैं जहां पर नई टेक्निक के हथियार यहाँ पर आए हैं। मेरे कैमरामैन तस्वीरों में आपको बता रहे हैं कि नई टेक्निक के हथियार आए हैं यहाँ पर, और शायद भारतीय सेना को इन हथियारों की जरूरत भी थी। और ये जो ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, ये 3 किस्म के नए हथियार यहाँ पर आए हुए हैं और ये ट्रेनिंग दी जा रही है भारतीय सेना के जवानों को जो यहाँ पर खड़े हैं। और आपको साफ तस्वीरों में जो ये हथियार दिख रहे हैं, ये एक लाइट वेट हथियार हैं और इन हथियारों की यहाँ पर भारतीय सेना को खास जरूरत थी। इसी की कैपेसिटी ज्यादा है, इसके 1 मिनट में इसके जो राउंड फायर है वो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और तस्वीरों में बताया कि ये जो ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, तब पर तैयार है भारतीय सेना। LOC के लास्ट बॉर्डर पे हम LOC पर हैं, लास्ट गांव के साथ, बिल्कुल सटे हुए गांव के साथ ये आखिरी गांव है और ये LOC है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग इनकी चल रही है, आपको साफ तौर पे बता दें कि भारतीय सेना तत्पर तैयार है, आज भी तैयार है और इस बार तो नई टेक्निक के हथियारों के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18, अखनूर, LOC। आई सपोर्ट योर बिजनेस कम्युनिटी को मुल्क हर हिस्से में पहुंचाने के लिए 2 लोग द ग्रेट इंडियन ट्रैवल पर निकले हैं। ये लोग अभी तक तकरीबन 700 से 800 लोगों से मिल चुके हैं। इनका कहना है कि इनका मकसद एक ऐसी कम्युनिटी को तैयार करना है जो मकामी ताजरों को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने में मददगार साबित हो। उनका कहना है कि कश्मीर का दौरा उनके लिए काफ़ी शानदार रहा। हम लोग अलग अलग रोटरी क्लब्स, रोड ट्रैक क्लब से हम मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे का प्लान है कि कल हम आगरा के लिए निकलेंगे, उधर भी हमारे मीटिंग्स अलाइंड है। छोटे लोकल बिजनेसेस की कम्युनिटीज़ से मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपका मकसद क्या रहेगा इस दौरान? पूरा मकसद जो है वो आई सपोर्ट योर बिजनेस करके हम कम्युनिटीज़ पूरे देश भर में, हर स्टेट, हर सिटी में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए हम जो द ग्रेट इंडियन ट्रैवल है उसमें 86 डेज़ में ऑलमोस्ट 750 से 800 लोगों तक मिल चुके हैं और कन्वे कर चुके हैं हमारा जो कॉज है, और उनका सपोर्ट हमें मिलना चालू हो गया है पूरे देश भर। आगरा के बाद अभी कुछ ही स्टेट्स बाकी रहते हैं, जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये 3 स्टेट्स में हम मेजरली तो कैपिटल्स में जाएंगे और मेजर सिटीज़ में जाएंगे। और जैसे कि कौंसव ने मेंशन किया, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो इंटेंशन है कुटीर उद्योगों के लिए एक कम्युनिटी क्रिएट करने का, वो मैसेज हम पहुंचा सके और सारे उद्योजक साथ में आकर आगे बढ़ सके। पंजौरा शोपियां के रहने वाले मुनीब अहमद मानी ने कश्मीरी आवाम के तई लोगों के रवैयों और सोच को जानने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर वापस कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर बगैर पैसों के किया।
कैसा रहा मुनीब अहमद का सफर, इसके लिए देखिए शोपियां से इरशाद मलिक की ये रिपोर्ट। कश्मीर से कन्या मैंने इसलिए किया, मैं देखना चाह रहा था कि लोग जो बाहर है वो किस हद तक मुझे मदद करेंगे, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो रहने के लिए जगह हो, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 90% बाहर के लोगों ने मदद की, कश्मीर के लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की और बाहर के लोगों ने भी मदद की। और इससे मुझे पता चला कि नहीं, ह्यूमैनिटी स्टिल मतलब जिंदा है। और ये भी बोलना चाहूँगा कि इस ट्रिप में मुझे जो खास बात पता चली वो ये है कि रिलीजन बैरियर्स जो होते हैं ना, वो इस ट्रिप में नहीं रहे। मेरी मदद हिंदू रिलीजन ने भी की, मतलब मेरी मदद जो है हिंदू ब्रदर्स ने भी की, क्रिश्चियन ब्रदर्स ने भी की, सिखों ने भी की, अलग अलग धर्मों के लोगों ने की। मैं चर्च में भी गया, मैं मंदिरों में भी गया, मैं मस्जिदों में भी गया, मैं गुरुद्वारे में गया। ये एक पॉजिटिविटी फैलने के लिए कि नहीं भाई, हम जो है ना, हम एक है। हम लोग जो एक दूसरे के साथ नफरत से पेश आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं दिल्ली से जा रहा था जयपुर राजस्थान, और मैं ट्रेन में सफर कर रहा था विदाउट टिकट, लेकिन टीटी से मैंने बात की थी, टीटी ने बोला था चलो कोई बात नहीं, आप ट्रैवल करो। तो जब मैं ऐसे ही मतलब बैठा था मतलब गेट के साइड में, तो उधर से हरीगंज बाई को उतरना था अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो उन्होंने मेरा बोर्ड पढ़ा, ऐसे ऐसे लड़का कर रहा है, तो उसने बोला भाई यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। वो भी खुद दिल्ली से जयपुर आ रहा था, रात हो रही थी। तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए पहले, और फिर बाद में बताया आप कहाँ जा रहे हो अब। मैंने बोला मैं जयपुर जा रहा हूँ। बोला इतनी रात कहाँ जाओगे, आप एक काम करो, आप मेरे घर आ जाओ। वहाँ वो उसका अपना घर भी नहीं था, वो उसकी बहन का घर था। और जब मैं वहाँ गया और उसकी बहन ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं उसका भाई। और जब मैं वहाँ से निकला तो उसकी बहन ने, अभी भी मुझे याद है, मेरी अम्मी ने भी बोला कि उसने कैसे आपको हाथ जोड़े थे और बोला था भाईजान अगर कोई गलती हुई हो तो हमसे माफ कर देना। मतलब इतना ट्रीट अच्छी तरीके से ट्रीट करके बाद में वो बोला उसने, और वो बात मेरे दिल को छू। और दिल्ली में भी मुझे एक विनोद भाई मिला, उसने मेरी इतनी मदद की, पैसे दिए, खाने के लिए चीजें लाए, मतलब बहुत सारा सामान लाया। और वो मुझे बोल रहा था कि भाईजान अगर आपको कहीं भी इंडिया में मदद की जरूरत होगी जस्ट मेरी एक कॉल करना। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो इस ट्रिप की मतलब नतीजा है जो वो ये है कि मैंने ये ट्रिप स्टार्ट इसलिए की, मैं देखना चाहता था एक कश्मीरी बॉय, ऊपर से मुस्लिम, जब वो इंडिया के अलग स्टेट्स में जाता है तो लोग उसको किस नजर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में सहाफत से मुताल्लिक शोबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी पहली बार यूनिवर्सिटी कैंपस में सहाफत का शोबा कायम करके तालिब इल्मों को सहाफत में कोर्स करने का मौका फराहम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के चांसलर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जाती काविशों की बदौलत ही ऐसा मुमकिन हो पाया है। यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम का तालिब इल्मों ने खैर मकदम करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने इन्फोर्समेंट विंग के जरिए नगीन प्रतिक्रिया नगीन क्लब के करीब NIT और सादकदल अशाई बाग के इलाकों में एक खुसूसी इनेदामी मुहिम शुरू की, जिसमें 3 सिंगल स्टोरी मकानात और 4 सेकंड स्टोरी मकानात को मुनहदिम किया गया। गुजरते वक्त के साथ करगिल में भी जराइम में इजाफा हुआ है, जिस पर काबू पाने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा और हाजरीन की रहनुमाई की गई, वो सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करें। तलबा को सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात के बारे में बताया गया। वसीर फातिमिया अंजुमन साहिब-उज़-ज़मान सांको करगिल की खवातीन ने हिजाब के मसले पर एहतजाज किया। खवातीन ने इस मसले को जल्द हल करने और पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। मुक़र्रिरीन ने कुरान और सुन्नत के हवाले से हिजाब की अहमियत पर रोशनी डाली। लेके आर्चरी एसोसिएशन ने कौमी सतह के खेलों के लिए तीर अंदाजों का इंतखाब करना शुरू कर दिया है।
इस सिलसिले में 3 रोजा कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में तमाम जगहों से आए तीर अंदाजों को ट्रेनिंग दी जाएगी। द्रास विंटर कार्निवल 2022 मुकाबले का इनेकाद द्रास ब्रिगेड के जरिए किया गया, जिसका मकसद इस सरमाई खेल में मकामी टैलेंट को फरोग देना है। इफ्तिताई मैच हिमालयन हॉक्स और टाइगर हिल गोशन के दरमियान खेला गया। लीग के मैचेस 25 फरवरी से 28 फरवरी तक खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 2 मार्च को खेला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बडगाम की जानिब से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में कानूनी आगाही का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बडगाम ने की। इस दौरान कानून के साथ तसादुम में बच्चों के साथ खुसूसी पुलिस यूनिट्स के किरदार पर बात की गई। किलर पुलवामा और शोपियां रोड पर एक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड शदीद जाम में फंस गई। इंतजामिया ने बर्फ तो हटा दी, लेकिन सड़क के अतराफ को साफ करना भी बाकी है, जिसकी वजह से एक एम्बुलेंस और फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी फंस गई। मुसाफिरों को भी दुश्वारियों का सामना है। पोल्ट्री फार्मिंग कम्युनिटी से सबसे पहले मालूमात और आरा हासिल करने के लिए संपूर्ण फीड्स ने एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें पोल्ट्री फार्मर्स, फीड डीलर्स और पोल्ट्री प्रैक्टिशनर्स जिला गांधरबल के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर माहिरीन ने शुरका पर जोर दिया कि वो अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करें। महकमा हार्टिकल्चर ने आज जिला कुलगाम में सेब के बागात में जेर इस्तेमाल जरासीम कुश अद्वियात की जांच पड़ताल की। चीफ हार्टिकल्चर अफसर कुलगाम की क़यादत में टीम ने मार्केट में कई नमूने हासिल किए, जबकि डीलरों को मुतल्लिक किया गया कि वो गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात पर काबू पाने के लिए महकमे को ताउन दें। हाजीविरा पटन में श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में 7 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि श्रीनगर से मुसाफिर बस को कुपवाड़ा जा रही थी, जिसके दौरान हाजीविरा के मकाम पर आल्टो कार और बस आपस में टकरा गई और बस सड़क से नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रामा अस्पताल पटन पहुंचाया गया, जहां से उन्हें मजीद इलाज और मुआलजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। पुंछ के मेदर सब डिवीजन के इलाके कंडी गुलाटा में एक कार हादसे का शिकार होकर सड़क से 100 मीटर नीचे जा गिरी, जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स बुरी तरह जख्मी हो गए। फौरन उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। आज पुंछ में तलाशी मुहिम के दौरान बालाकोट इलाके में LOC के करीब से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत 15 करोड़ से ज्यादा है। SSP पुंछ का कहना है कि सरहद के उस पार से की जाने वाली हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर और मिट्टी के तोदे खिसकने से जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हरकत बंद है। आवाम से अपील की गई कि शाहराह पर सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता कायम करें। सब डिवीजन बानिहाल और बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के आर पार ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि बानिहाल रामबन सेक्टर में शदीद बारिशों की वजह से मुतादिद मकामात पर गिराए पत्थरों की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद की गई है। बर्फबारी की वजह से बानिहाल और खड़ी के इलाके में जमीन खिसकने की वजह से कई रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने ट्री स्प्रे ऑयल की कंपनियों को कहा है कि वो जल्द ही इंसेक्ट बोर्ड की सर्टिफिकेट हासिल करे। इससे कबल डायरेक्टर जनरल ने खुसूसी टीम के हमरा पुलवामा में जरासीम कुश अद्वियात की दुकानों की चेकिंग अमल में लाई। म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा के काउंसलरों की माहाना मीटिंग में आज उस वक्त हंगामा हुआ जब 4 काउंसलरों ने काउंसिल के सदर की जानिब से माकूल जवाब न देने और एग्जीक्यूटिव अफसर की मीटिंग में गैर हाजिर रहने के खिलाफ मीटिंग से वॉकआउट किया। एहतजाज के तौर पर मीटिंग से वॉकआउट करने वाले मेंबरान ने इल्जाम आयद किया कि आज तक काउंसलरों की जितनी भी मीटिंगें हुई हैं और मीटिंग में रखे गए अवामी मसलों पर किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।